ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने पढ़ लिया था। अब आज ये हम ये दो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। एक तो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा और दूसरा आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। तो दोनों में आप देखें जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था कि आपके पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर जो आपके पास पॉपुलेशन होती है या तो बहुत लार्ज होती है या इन्फिनिट होती है, और उसमें आप जो ड्रॉ कर रहे होते हैं वो विद रिप्लेसमेंट आप जो ड्रॉ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है एक तो उसका साइज फाइनाइट होता है, और इसी वजह से उसमें जब जो अपने सैंपल के मेंबर्स को ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, उसकी वजह से जो उसके ट्रायल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या रिलेशनशिप है। तकरीबन एक ही फर्क है इनमें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, उसमें सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके ट्रायल्स वो डिपेंडेंट है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपकी जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी पॉपुलेशन है उसका साइज अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा है, और उसके मुकाबले में जो सैंपल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो अगर आप एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन से जो आइटम्स है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बहुत लार्ज होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वन आफ्टर अनदर, यानी एक आइटम के बाद दूसरा आइटम को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पॉपुलेशन जो है आपके पास वो स्मॉल हो या इतनी ज्यादा लार्ज नहीं हो, तो फिर वहां पर जो आपके प्रोबेबिलिटी है उस पर फर्क पड़ेगा, और आपके जो ट्रायल्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 आइटम्स है, अब 100 आइटम्स में से आप 5 आइटम्स को विदाउट रिप्लेसमेंट जो है आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले आपने एक आइटम आपने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 100, फिर उसके बाद आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, अब आपके पास पॉपुलेशन में 99 आइटम्स हैं, अब आप दूसरा आइटम जो है अब आप उसमें से सिलेक्ट करते, तो अब सेकंड टाइम जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 100 से चेंज होकर 99 हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तीसरा आइटम निकालेंगे, पहले के दो आइटम आपने रिप्लेस नहीं करे, तो तीसरे आइटम के लिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 98 एक एक करके कम होते रहेंगे और 97। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो जाहिर है उनमें थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपकी जो सैंपल है वो जो आपकी पॉपुलेशन का साइज है वो 100 के बजाय लेट्स से 10,000 है, तो अब अगर आप 10,000 आइटम्स में से 5 आइटम्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं, तो पहली दफा जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में 10,000 से डिवाइड करेंगे। फिर आप जब दूसरा आइटम निकाल रहे हैं, आपने पहले आइटम को रिप्लेस नहीं किया, आप दूसरा जब आप आइटम निकालेंगे तो आप पॉपुलेशन जो है उसका साइज 9,999 होगा, तो जो कि तकरीबन 10,000 के बराबर ही है। और क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, जब आप सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें हम 9,999 से डिवाइड करेंगे बनस्पत 10,000 के। ठीक है ना, तो यानी ये आपके पास ये जो है आपके पास जो है दो जैसे ये आपके पास सिनारियो हो गए कि जैसे एक आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो 100 है। ठीक है ना, तो अब आपने जो जैसे फर्ज करें पहला आइटम निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 1/100 है, फिर उसके बाद आपने दूसरा आइटम निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/99 है, आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। इसी तरह जो थर्ड आइटम आप निकाल रहे हैं तो फिर इसमें ये 1/98 आपके पास है, इसी तरह 1/97 है। अब दूसरी तरफ अगर फर्ज करें पॉपुलेशन का साइज ज्यादा हो, यानी ये आपके पास लेट्स से कि 10,000 आपके पास आइटम है, अब आप एक एक करके 5 आइटम्स निकालते हैं, यानी जो आप इसमें सैंपल चूज करें विदाउट रिप्लेसमेंट वो 5 का चूज करें। अब जो पहला आपके पास आइटम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आपके पास होगी 1/10,000। ठीक है, दूसरा आइटम निकालेंगे तो अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या होगी 1/9,999। ठीक है ना, इस तरह तीसरा निकालेंगे तो वो है 1/9,998। तो अब प्रोबेबिलिटीज तो यहाँ पर भी चेंज हो रही हैं और यहाँ पर भी चेंज हो रही है। मुझे बताए कहाँ पर प्रोबेबिलिटीज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इस केस में जब पॉपुलेशन का साइज लार्ज है या इस केस में? मतलब यहाँ पे 1/99 है, तो 1/99 का अगर आप मवाजना करें 1/9,999 से, तो कौन सी वैल्यू कम है? ये वाली वैल्यू कम है 1/9,999। तो यहाँ पर चेंज तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, तकरीबन ये बराबर ही, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज हम बढ़ाएंगे, तो अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ही क्यों ना कर रहे हो,
तो अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ाते जाएंगे तो फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज है उनमें इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं होगा। फिर हम कहेंगे जो हमारे जो ट्रायल्स है वो तकरीबन इंडिपेंडेंट होंगे। तो ट्रायल्स आपके तकरीबन इंडिपेंडेंट कब हो गए, जब सैंपल, जब आपके पॉपुलेशन का जो साइज है वो लार्ज होगा। अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है फिर तो ज्यादा डिफरेंस होगा, फिर वहां पे आप डिफरेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वहां पर जो है आपके जो ट्रायल्स होंगे वो जो है वो डिपेंडेंट हो गए। तो बात समझ में आ रही है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन का साइज जो है वो ज्यादा हो और उसके मुकाबले में जो सैंपल है उसका साइज बहुत कम हो, तो अब देखिए इस सूरत में आपको पता है कि ये जो आपके पास करेक्शन फैक्टर था जो आपने इसलिए यूज किया था हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियस में, क्योंकि इसमें फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए आपको इस फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपके फॉर्मूले को करेक्ट कर देता है, करेक्शन फैक्टर है। तो अब अगर फर्ज करें कि सैंपल का साइज बहुत कम है और पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है, तो इससे इस करेक्शन फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जो करेक्शन फैक्टर है n - n डिवाइडेड बाय n-1, तो अगर हम n-n ले, क्योंकि n जो है आपके पास वो इट्स जो है वो मच n जो है आपके पास वो मच लार्जर ग्रेटर देन n है, तो फिर n-n तकरीबन जो है वो n के बराबर ही होगा। जैसे फर्ज करें 10,000 है, उसमें से आप 5 आइटम सेलेक्ट करते हैं, अगर पॉपुलेशन का साइज और लार्ज हो जाए 1 लाख आइटम्स हो, उसमें से 5 सेलेक्ट करें तो 1 लाख माइनस 5 तकरीबन 1 लाख के बराबर ही है। तो n-n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, और इसी तरह जो n-1 होगा डिनोमिनेटर में जो आपके पास फैक्टर आ रहा है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n होगा अगर n लार्ज है। तो इस सूरत में ये जो करेक्शन फैक्टर है इसमें ऊपर और नीचे दोनों फैक्टर तकरीबन बराबर होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो आपका करेक्शन फैक्टर है ये अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 1। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जब ये करेक्शन फैक्टर 1 बनेगा तो ये जो फार्मूला है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बन जाएगा, यानी फिर जो आपकी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी इट विल बिकम बाइनोमियल। अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है और फिर आप विदाउट रिप्लेसमेंट आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे जो ट्रायल होंगे वो तकरीबन इंडिपेंडेंट होंगे, तो उस वक्त में ट्रायल विल बिकम इंडिपेंडेंट और करेक्शन फैक्टर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और जो आपकी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बिकम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास रूल क्या है कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो इफ n इज स्मॉल, अगर सैंपल साइज आपके पास स्मॉल हो कंपेयर टू द पॉपुलेशन साइज, then a binomial distribution can be used to approximate a hypergeometric distribution। तो इस सूरत में अगर पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत ही कम है तो जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन वो जो है इट विल बिकम ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर हम उस हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह जो है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, यानी उस हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उस हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कब, उसकी कंडीशन ये है कि n इज मच स्मॉलर देन कैपिटल N, सैंपल साइज इज स्मॉलर देन कैपिटल N। अब कितना स्मॉल हो, तो इसके लिए स्टैटिस्टिशियन ने मतलब जो है बहुत ज्यादा बहस करके एक रूल बनाया है कि अगर जो सैंपल साइज है वो अगर पॉपुलेशन साइज का ज्यादा से ज्यादा 5% हो, एटमोस्ट 5%, यानी जो सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज में जो रेशो है वो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 5% है। जो सैंपल है पॉपुलेशन साइज का अगर ज्यादा से ज्यादा 5% है, यानी लेस देन और इक्वल टू 0.05 है, तो फिर हम समझेंगे कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो इस सूरत में जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस सूरत में जो हाइपरज्योमेट्रिक, इस सूरत में जो करेक्शन फैक्टर है इट विल बी मच क्लोजर टू 1, तो फिर जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बिकम ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो अब आज अब इसका क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो जैसे 538 है तो उसमें अमंग 150 IRS एम्प्लॉयज इन ए लार्ज सिटी, तो ये आपके पास पॉपुलेशन साइज है 150, ओनली 30 आर विमेन, तो ये आपके पास जो है सैंपल साइज है अच्छा सैंपल 10 है आपके पास, 30 उसमें वुमेन है। तो ये आपकी सक्सेस ये है कि जो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करें वो वुमेन है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है स्मॉल के वो 30 है। तो इफ 10 ऑफ द एम्प्लॉयज आर चूजन एट रैंडम, तो ये सैंपल साइज है आपके पास n10 to provide the free tax assistance for the residents of this city, to use the binomial approximation to the hypergeometric distribution। तो यहाँ पे जो hypergeometric distribution है उस पर उसको हम approximate करेंगे by a binomial approximation to find the probability that at least 3 women are selected। तो ये x क्या है, number of success यानी number of women,
और इसमें हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर ऑफ विमेन है, नंबर ऑफ सक्सेसेस एक्स एटलीस्ट 3 हो, एटलीस्ट 3 का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो वैसे जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादातर विमेन को हम जो चूज करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे हम उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये प्रोबेबिलिटी है बाय कॉम्प्लीमेंट रूल, जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ विमेन आर लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो अब x इज लेस देन 3 जो है इसमें कौन कौन सी जो है आपके पास जो वैल्यू होंगी, इसमें x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपके पास 0 1 से लेकर जो है आपके पास वो 10 तक है, ठीक है। तो अब x इज लेस देन 3 में x की कौन कौन सी वैल्यूज की पर प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के ऐड करनी है, x0 x1 और x2, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमने निकालनी। तो अब ये ज़ाहिर है जो प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पास है, जो x आपके पास है हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, तो इसका जो पीडीएफ है इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो हाइपरज्योमेट्रिक के पीडीएफ के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसमें जो हाइपरज्योमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल h, इसमें पैरामीटर क्या होते हैं कैपिटल N, स्मॉल n और k, और इसमें x नंबर ऑफ सक्सेसेस है। अब h को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाइनोमियल से। तो जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक में 3 होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर कौन कौन से, एक तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं n, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है आपके पास, और ये x इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस है। तो हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करें बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये उसकी नोटेशन है। तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें n और p पता होने चाहिए। तो n तो आपको गिवन है 10, p क्या होगी, तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है वो आप किस तरह निकालते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है आपकी पॉपुलेशन में उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन साइज से। तो इस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है p वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो हाइपरज्योमेट्रिक के पैरामीटर है k ओवर n, इससे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर p मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो k ओवर n निकाल दिया, 30 ओवर 50 आ गया 0.2। तो अब हम इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटीज एट x0 है, ये जो कि हाइपरज्योमेट्रिक है, इसको हम बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट 0 निकालनी है, प्लस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट 1 निकालनी है, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एट 2 निकालनी है। तो हमें पता है ये जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का सम है फ्रॉम 0 to 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बाइनोमियल सीडीएफ बन जाएगा कैपिटल बी, जिसको हम बाइनोमियल के टेबल से निकाल लेंगे। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आसान है कि आप टेबल से निकाल ले। तो ये हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है कैपिटल बी, जिसमें आपके पास जो x की वैल्यू है वो 2 है, और आपके पास जो n है वो 10 है, और आपके पास p जो है वो 2 है। तो ये मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से निकाले, जो टेबल आपके पास है। अब इसको खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, ये सम आपके पास आ गया 0.6778, और इसका ये हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। सही है, तो समझ गया कि यहाँ पे हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमसे हमें कह रहा था कि आप बाइनोमियल, आप हाइपरज्योमेट्रिक को रिप्लेस करें बाइनोमियल से। तो जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, उसको जब हम बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो उसके अंदर हाइपरज्योमेट्रिक के जो 3 पैरामीटर है एन एन के, उनकी मदद से हम जो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है एन और पी वो मालूम करेंगे। तो पी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ओवर एन से आ जाएगी। फिर वो फॉर्मूला यूज कर लें, आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सीडीएफ का टेबल यूज करके आप निकाल लें। सही है, तो अब इसी तरीके से ये बाकी जो है आपके पास ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, और फिर आप इनको जो कीजिएगा तो यहाँ पे तो आपकी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो है आपके पास वो खत्म हो गई है। और अब इसके बाद अच्छा एक, ठीक है, तो अब अजय, अब ये जो हमने थर्ड और लास्ट टाइप की जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने स्टडी करना है। तो 3 हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। एक तो बाइनोमियल है हम पढ़ चुके हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट है आपके पास, ये भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है ये आपके पास पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फ्रेंच वर्ड है आपके पास, तो ये जो फ्रेंच वर्ड है इसका तलफ्फुज ये पॉइजन नहीं है, ये पॉसन है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये पॉसन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो आपके पास ये जो वर्ड है ना, ये आपके पास इसका तलफ्फुज है पे वाओ सीन और नून, पॉसन, ठीक है ना। बाजुकात मतलब ये फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच में आपको पता है जो तलफ्फुज होता है उसमें पौसा भी बाजुकात पड़ती है, नून उड़ना है, पौसा नहीं पौसा, तो आखिर में नून उड़ने की वजह से जो आपका एम्फेसिस आ जाएगा। तो पॉसन या पौसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब हम जो है इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो ये आपके पास तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किस टाइप की सिचुएशन में जो है वो हम यूज करते हैं, कहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अपियर होती है, तो ज़ाहिर जो कुछ सिचुएशन होती है उसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अपियर हो रही है। तो अब आपके पास आ जाए, अभी जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, ये अगर फर्ज करें कि आप ये काउंट करना चाहते हैं कि कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है,
You want to find out the number of an event happening or the number of outcomes occurring during a given time interval. अब किसी given time interval में आप किसी इवेंट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है। वो इवेंट क्या हो सकता है? वो इवेंट ये हो सकता है भाई किसी ऑफिस में कोई टेलीफोन कॉल आ रही है, आप उसको काउंट करना चाहते हैं, या आप जो है किसी एरिया में जो नंबर ऑफ कैट्स हैं, बिल्लियों की तादाद है, आप उसे काउंट करना चाहते हैं, वो इवेंट होगा आपके पास। तो द नंबर ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल और इन ए स्पेसिफाइड रीजन हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में, किसी गिवन टाइम पीरियड में, या किसी स्पेसिफाइड रीजन में, यानी ये टाइम इंटरवल हो गया और ये स्पेसिफाइड रीजन, या आपके पास स्पेस हो गई या कुछ पीस ऑफ मटेरियल हो गया आपके पास, तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी गिवन स्पेसिफिक रीजन में या किसी गिवन स्पेस में या किसी गिवन पीस ऑफ मटेरियल के अंदर कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है, हम उसे काउंट करते हैं। हम काउंट कर रहे हैं तो ये एक डिस्क्रीट चीज आपके पास, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो द नंबर ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल और इन ए स्पेसिफाइड रीजन, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो अब जैसे अब जो गिवन टाइम इंटरवल आपके पास है वो कोई भी मे बी ऑफ एनी लेंथ, वो कोई 1 मिनट भी हो सकता है कि आप ये काउंट करना चाहते हैं 1 मिनट में बैरियर यूनिवर्सिटी के सामने से रोड से कितनी कार गुजर रही है। वो 1 दिन भी हो सकता है, आप ये मालूम करना चाहते हैं 1 दिन में किसी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं। वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 हफ्ते में कराची में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो 1 मंथ भी हो सकता है, 1 मंथ में पाकिस्तान में कितनी डेथ्स हो रही है। और इवन यार वो 1 साल भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी गिवन टाइम पीरियड हो सकता है। टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा हो या बड़ा हो। असल चीज ये कि उसमें आप किसी इवेंट को काउंट करते हैं। तो ये जो आपके पास सिचुएशन होगी जिसमें ऐसा होगा कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी स्पेसिफाइड रीजन में आप किसी इवेंट को काउंट करते हैं वो कितनी दफा हो रहा है, या किसी आउटकम को काउंट करते हैं वो कितनी दफा ऑकर हो रहा है, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब आपके पास जो यानी इसके अंदर या तो टाइम पीरियड होगा या स्पेसिफाइड रीजन होगा। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, मिनट, वीक, डे। इसी तरह जो स्पेसिफाइड रीजन है वो आपके पास एक लाइन सेगमेंट भी हो सकती है आपके पास, वो आपके पास एरिया भी हो सकता है, वो आपके पास वॉल्यूम भी हो सकता है, और वो आपके पास एक पीस ऑफ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल एक्स, वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ एन इवेंट काउंट करेगा हैपनिंग और द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल और इन ए स्पेसिफाइड रीजन। वो ये काउंट करेगा कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी स्पेसिफाइड रीजन में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है उसको काउंट करेगा। तो अब जैसे आप उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब मैं इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे द नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू ए हॉस्पिटल इन ए डे, किसी दिन किसी भी दिन किसी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आएंगे, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपके पास वो डे है। तो किसी भी दिन किसी हॉस्पिटल्स में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन होती है। इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल 2 है, यहाँ द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड बाय एन ऑफिस पर आवर। यहाँ पे टाइम पीरियड आवर है, 1 घंटे में कोई ऑफिस कितने टेलीफोन कॉल्स रिसीव करता है आप उसको काउंट करते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, पॉइसन होगी। तो यहाँ पर भी गिवन टाइम पीरियड में आप एक इवेंट को काउंट कर रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल 3 आपके पास द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स इन ए वायर। कोई आपके पास वायर है, आप ये काउंट करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने सिल्वर एटम्स है। तो अब यहाँ पर हम जो काउंटिंग कर रहे हैं स्पेसिफाइड रीजन में कर रहे हैं, जो कि एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में हमारा इवेंट है कि उसमें कितने सिल्वर एटम्स है, तो हम सिल्वर एटम्स को जो है वो काउंट कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह नंबर ऑफ कैट्स इन गुलशन इकबाल। अब ये आपके पास स्पेसिफाइड रीजन, यहाँ पे क्या एक एरिया है, गुलशन इकबाल का जो एरिया है, एक पार्टिकुलर एरिया है, ये 2 डायमेंशनल है। तो उसके अंदर कितनी कैट्स हैं, ये इवेंट क्या नंबर ऑफ कैट्स उसको काउंट कर रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी फील्ड में कितने चूहे हैं, माइस है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये काउंट करना चाहते हैं, एक और एग्जांपल द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन ए रूम। एक रूम में कितने बैक्टीरियाज है, कितने कोविड-19 के वायरसेस हैं। तो अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड रीजन है वो वॉल्यूम है, यानी स्पेसिफाइड रीजन लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। लाइन सेगमेंट 1 डायमेंशनल है, एरिया 2 डायमेंशनल है, वॉल्यूम भी हो सकता है, रूम 3 डायमेंशनल है। तो ये भी एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। जैसे एक और एग्जांपल है कि फर्स्ट कर आप ये काउंट करना चाहते हैं द नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स इन ए पेज। एक पेज पर कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड रीजन है वो आपके पास क्या, पीस ऑफ मटेरियल, यानी एक पेज जो है पीस ऑफ मटेरियल है, उसके अंदर कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो ये आपको मैंने डिफरेंट जो है एग्जांपल्स आपको दिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप समझ गए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किन सिचुएशन में हम यूज करते हैं, समझ गए, क्लियर है बात, या किसी को कोई मसला है यहाँ पे? हाँ, यहाँ तक बात आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद आ जाए, अब ये तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स है
जो ये काउंट करेगा कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में या स्पेसिफाइड रीजन में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है, उसकी जो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा, ये पॉसन रैंडम वेरिएबल होगा। तो ये हम जो है यहाँ पे जो है पॉसन एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट डिफाइन करते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करते हैं। तो जो पॉसन एक्सपेरिमेंट जिस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, जिस एक्सपेरिमेंट के लिए हम, यानी वो सिचुएशन, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर होती है, उसको हम पॉसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी इज एन एक्सपेरिमेंट यील्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। और रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल और इन ए स्पेसिफाइड रीजन। यानी एक एक्सपेरिमेंट जिसमें आप ये काउंट करेंगे किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी स्पेसिफाइड रीजन में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट को हम पॉसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। और जो पॉसन एक्सपेरिमेंट है उसको हम ड्राइव करते हैं पॉसन प्रोसेस से। जो पॉसन प्रोसेस आपके पास, यानी पॉसन एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस आपके पास है वो पॉसन प्रोसेस है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पॉसन प्रोसेस आपके पास क्या है? पॉसन प्रोसेस की प्रॉपर्टी है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है? द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग इन वन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन ऑफ स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर दैट अकर इन एनी अदर डिसजॉइंट टाइम इंटरवल। यानी अगर आपके पास दो डिसजॉइंट टाइम इंटरवल हैं, उनके अंदर जो आप इवेंट को काउंट कर रहे हैं कि वो कितनी दफा हो रहा है, तो ये जो इवेंट की काउंटिंग होगी, ये जो इवेंट की हैपनिंग होगी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। मसलन जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड बाय ऑफिस फ्रॉम 10 PM टू 11 PM। फर्ज करें किसी ऑफिस में हम 1 घंटे का टाइम पीरियड ले रहे हैं। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से जो है 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे में कितनी टेलीफोन कॉल्स रिसीव होती है? उसकी तादाद कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। तो इसी तरह कोई और 1 घंटे का हम टाइम पीरियड लें जो इससे डिसजॉइंट हो, यानी इसे 2 से 3 बजे तक। तो अब 2 से 3 बजे तक ये भी 1 घंटे का टाइम पीरियड है और 10 से 11 बजे तक ये भी 1 घंटे का टाइम पीरियड है। तो ये दोनों टाइम पीरियड डिसजॉइंट है। तो किसी भी डिसजॉइंट 1 घंटे के टाइम पीरियड में जितनी टेलीफोन कॉल्स रिसीव होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कहें भाई 10 बजे से 11 बजे तक 50 कॉल रिसीव हुई हैं, तो 2 बजे से 3 बजे तक भी 50 कॉल रिसीव होंगी, इनमें आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है पॉसन प्रोसेस की, कि जो भी इवेंट हैपन हो रहा है किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में, तो अगर उसको आप डिसजॉइंट टाइम इंटरवल या रीजन में आप निकालेंगे तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे दे विल बी इंडिपेंडेंट। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो जो पॉइजन प्रोसेस है हैज नो मेमोरी, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, यानी वो ये याद नहीं रखता कि पिछले 1 घंटे में क्या हुआ है। हर 1 घंटे में जो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा वो डिफरेंट होगा, उसकी वो आगे जैसे जाते जाएंगे वो डिपेंड नहीं करेगा कि पीछे क्या हो चुका है। तो इस सेंस में हम कहते हैं ये पॉइजन प्रोसेस हैज नो मेमोरी। तो पॉइजन प्रोसेस हैज नो मेमोरी का मतलब ये है कि किसी भी डिसजॉइंट टाइम इंटरवल या रीजन में जो भी नंबर ऑफ आउटकम्स है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी है पॉइजन प्रोसेस की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? The probability that a single outcome will occur during a very short time interval depends on the size of the interval or size of the region। यानी किसी भी टाइम इंटरवल में या किसी भी स्मॉल रीजन में आप पॉइजन एक्सपेरिमेंट में या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये काउंट करते हैं कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में या किसी रीजन में जो भी कोई इवेंट है वो कितनी दफा हो रहा है। तो अब आप ज्यादा बड़ा टाइम इंटरवल लेंगे तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट के हैपन होने की वो ज्यादा होगी। वो उसके तो जो प्रोबेबिलिटी दैट ए सिंगल आउटकम विल ऑकर ड्यूरिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल और इन अ स्मॉल रीजन इज प्रोपोर्शनल to the length of the time interval or the size of the region and does not depend on the number of outcomes occurring outside this time interval or region। तो किसी भी टाइम इंटरवल में आप ये मालूम करना चाहते हैं कि कोई इवेंट जो जिस इवेंट पे आप इंटरेस्टेड हैं वो कितनी दफा हो रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी उस टाइम इंटरवल या रीजन के साइज पर। फर्स्ट करें कि आप जो है ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास फर्ज करें एक रूम है, ठीक है ना, उस रूम के अंदर किसी बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं। तो वो आप उस बैक्टीरिया के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसके मॉलिक्यूल्स के उस रूम में मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी उस रूम के साइज पर डिपेंड करेगी। रूम का साइज बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रूम का साइज छोटा कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं गुलशन इकबाल में कितनी कैट्स हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आप ये मालूम करना चाहते हैं आपके घर में कितनी कैट्स हैं, तो आपके घर का साइज छोटा है तो आपके घर में कैट्स कितनी कैट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी बनिस्बत गुलशन इकबाल में कैट्स के, क्योंकि गुलशन इकबाल का साइज ज्यादा है तो उसमें कैट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिंगल आउटकम विल ऑकर ड्यूरिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल और इन ए स्मॉल रीजन वो प्रोपोर्शनल होगा उस टाइम इंटरवल की लेंथ के या उसके साइज के। जितना बड़े साइज का टाइम इंटरवल या रीजन होगा तो उतनी ज्यादा उस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है।
और ये प्रोबेबिलिटी उस रीजन या उस टाइम इंटरवल से बाहर जो भी आपके पास आउटकम्स है उन पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ उसके ये पहली प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि हर दो डिसजॉइंट आपके पास जो स्पेस डिसजॉइंट आपके पास टाइम पीरियड है, जो आपके पास रीजन होते हैं वो क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अब जिस टाइम इंटरवल में इंटरेस्टेड है सिर्फ उसके साइज पर डिपेंड करेगी, उसके बाहर जो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये आपके पास जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पॉइसन प्रोसेस की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी टाइम इंटरवल में या आपके रीजन में जो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम एनी अदर डिसजॉइंट टाइम इंटरवल या रीजन। और जो दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी है पॉइसन प्रोसेस की कि जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंगल आउटकम किसी टाइम इंटरवल में हैपन हो या स्मॉल रीजन में हैपन हो, वो उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और वो उसके बाहर जो आपके पास हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, यानी आप अपने घर में ये मालूम करना चाहते हैं कैट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये डिपेंड नहीं करेगी कि गुलशन एक बाल उससे बाहर जो है वो क्या हो रहा है। ठीक है, सिर्फ आपके वो घर के साइज पर डिपेंड करेगी। जैसे इसकी मैंने एग्जांपल आपको दिए कि नंबर ऑफ माइस फाउंड इन ए फील्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फील्ड। कोई भी आपके पास फील्ड है उसके अंदर कितने माइस हैं, चूहे हैं, वो सिर्फ उस फील्ड के साइज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम विल ऑकर इन सच ए शॉर्ट टाइम इंटरवल और फॉल इन सच ए स्मॉल रीजन इज नेग्लिजिबल। यानी आपके पास अगर एक बहुत स्मॉल रीजन में बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर आप ये काउंट करते हैं कि जो इवेंट है वो एक से ज्यादा दफा हो, तो वो जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगी। आप टाइम इंटरवल को क्योंकि बहुत शॉर्ट ले रहे हैं, तो उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में आपका जो आउटकम है वो एक दफा हैपन हो उसके चांसेस तो हैं, लेकिन एक से ज्यादा दफा हैपन हो उसके चांसेस बहुत कम होंगे, वो नेग्लिजिबल होंगे। तो आप इस तरीके से बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल में अपने इवेंट्स को काउंट करके जो पूरा टाइम इंटरवल है उसमें ये आप काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने। तो ये आपके पास जो है पॉइसन प्रोसेस की जो है आपके पास प्रॉपर्टीज है। तो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम ये काउंट करते हैं कि कोई इवेंट किसी गिवन टाइम इंटरवल में या स्पेसिफाइड रीजन में कितनी दफा हो रहा है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम ये काउंट करते हैं कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में या स्पेसिफाइड रीजन में कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है, इसको हम पॉइसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है पॉइसन प्रोसेस है, और इसकी 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो अब अजय अब इसका जो है अब हम ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं पॉइसन एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि एक्स नंबर ऑफ एन इवेंट है वो काउंट कर रहा है विच इज हैपनिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इन ए स्पेसिफाइड रीजन। तो अब ये जो एक्स है आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है कि उस गिवन टाइम इंटरवल में जो इवेंट है वो बिल्कुल भी हैपन ना हो। जैसे आप ये मालूम करना चाहते हैं एक घंटे में किसी ऑफिस में कितनी टेलीफोन कॉल्स आ रही है, तो हो सकता है एक घंटे में कोई कॉल नहीं आए, हो सकता है एक घंटे में एक कॉल आ जाए, हो सकता है एक घंटे में 2 कॉल आए, हो सकता है एक घंटे में 3 कॉल आए, हो सकता है एक घंटे में 4 आए। तो इस तरह इट कैन गो अप टू एनी वैल्यू। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पोटेंशियली इट कैन गो टू एनी वैल्यू। हो सकता है एक घंटे में 1000 कॉल्स आए, तो उसकी लास्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब ये फाइनाइट तो है लेकिन इट कैन गो टू एनी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो x जो है आपके पास वो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम इसका पीडीएफ जो है वो देखते हैं। तो जो पीडीएफ है या इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्क्रीट के लिए डी होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस के लिए होता है डेंसिटी। तो पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो इस डिस्क्रीट पॉइसन रैंडम वेरिएबल का क्या होगा। तो इसके अंदर जो है हमें ये मालूम करने की जरूरत होगी कि जो वी नीड टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस म्यू occurring in a time period और specified region t। जो भी आपका टाइम पीरियड है या जो स्पेसिफाइड रीजन है उसको आप t से डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो t आपके पास स्पेसिफाइड टाइम है। अगर ये t कोई आपके पास जो है स्पेस है, स्पेसिफाइड रीजन है, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या कोई पीस ऑफ मटेरियल हो सकता है जैसे कोई वायर है आपके पास या कोई पेज है। तो t जो भी गिवन सिचुएशन होगी उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, और लैम्डा आपके पास क्या है? लैम्डा द रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ आउटकम्स है, यानी एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैपन हो रहे हैं, इसको हम जो है लैम्डा कह रहे हैं। तो लैम्डा को हम किस तरह म्यू क्या है? मीन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, एवरेज नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो जब एवरेज नंबर ऑफ ऑकरेंसेस को आप टाइम पीरियड टी से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट ऑफ ऑकरेंसेस लैम्डा मिलेगा। तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं। तो म्यू जो है आपके पास वो लैम्डा इनटू टी है। तो ये जो मीन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, ये जो पास डेटा आपके पास होता है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आप ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी दिन कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसके पिछले महीने जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसका सारा डेटा आपके पास है कि पिछले महीने 30 डेज में इतने इतने पेशेंट आए। तो उसकी मदद से आप उसका मीन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो है वो आप निकाल सकते हैं। उसमें टाइम पीरियड 1 मंथ होगा।
तो म्यू जो है आप पास्ट डेटा से जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है म्यू, जो हमें पता होना चाहिए। जिस तरह हर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर होते हैं,